वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 27 तक कंप्लीट कर ली थी, जो कन्फेशन पुलिस के सामने करते हैं हम उससे रिलेटेड हमने सेक्शंस कंप्लीट कर ली थी और एक पूरी स्टोरी कर ली थी। इससे पहले मैंने सेक्शन 24 आपको पढ़ाई थी। तो सेक्शन 24 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कन्फेशन है वो किसी थ्रेट में दी गई हो, प्रॉमिस में दी गई हो, इन वजहों से किसी भी तरीके से ऐसा लग रहा हो कि वो किसी भी रूप से बाध्य करके करवाई गई है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि वो एडमिसिबल नहीं होगा। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई कन्फेशन की जाती है तो वो 24 के अंदर एडमिसिबल नहीं होगी। तो आज हम सेक्शन जो करने वाले हैं वो 28, 29 और 30 करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो देखने वाली बात है ना, जो जैसा कि हम पीछे भी जो लेक्चर जिस तरह से करते आए हैं ना, सेम आज भी लेक्चरों को वैसे ही करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ कंपेयर करके इसको ही पढ़ेंगे। इसमें जो समझने वाली चीजें हैं वो समझेंगे, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो समझेंगे, मेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो समझेंगे। तो वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को देखते हुए ही आज भी हम करेंगे। तो बगैर किसी देरी के करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। सबसे पहले हम आज बात करेंगे सेक्शन 28 की। अब इसमें बताने वाली बात ये है कि मैंने आपको बताई थी कि कन्फेशन होती क्या है। कन्फेशन क्या होती है मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। कन्फेशन एक स्टेटमेंट होती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो ओरल हो, राइटिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। ठीक है, और उसमें जो एक्यूज पर्सन है तो वो एक्यूज होना चाहिए उसके लिए, कन्फेशन के लिए कि एक्यूज के द्वारा ही की गई हो, और उसने क्या करा हो, उसमें जो ऑफेंस है उसको एडमिट कर लिया हो, ऑफेंस को जो है उसको एडमिट कर लिया, उससे रिलेटेड कोई ऐसा फैक्ट हो जो उस ऑफेंस को प्रूव करता हो, उस चीज को उसने एडमिट कर लिया हो, तो उसे कहा जाएगा कि ये कन्फेशन है। तो मैंने जो एक 25, 26, 27 के अंदर जो एक स्टोरी बताई थी कि पुलिस के सामने अगर 25 में देते हो तो एडमिसिबल नहीं है, सेम ऐसे 26 के अंदर बताया मैंने, पर ये भी बताया कि किस सिचुएशंस के अंदर वो एक स्टेटमेंट जो है ना वो एडमिसिबल हो जाएगी। कब वो एडमिसिबल हो जाएगी ये मैंने आपको 26 में बताया था। अगर कोई मजिस्ट्रेट के सामने वो दी जाती है तो वो जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगी 164 में। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जुडिशियल कन्फेशन क्या है, रिट्रैक्ट कन्फेशन क्या है, ये सारी कन्फेशंस मैंने आपको बताई थी। ऐसे सेम 27 के अंदर मैंने बताई थी कि ड्यूरिंग कस्टडी उससे कन्फेशन कराई जाती है, पर कितना फैक्ट, एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वाली बात कन्फेशन है, पर एक हमने बताई थी 27 के अंदर कि कितना फैक्ट कन्फेश मान लिया जाएगा, एज अ यूज कर ली जाएगी उतनी बात। तो एज अ कन्फेशन तो जितना भी फैक्ट डिस्कवर हो जाता है, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि एक एक्यूज कन्फेशन कर रहा है कि मैंने चाकू वहां पे छुपाया था और उस चाकू का मिल जाना उसी जगह पे, तो चाकू का मिलना, तो ये चाकू के मिलने तक का जो ऑफेंस है ना, ये चाकू का जो उसके द्वारा मिला, ये वाली जो उसकी बात जो है स्टेटमेंट है, ये एज अ कन्फेशन उसको पढ़ा जा सकता है सेक्शन 27 के अंदर। अब हम आज सेक्शन 28 पढ़ने जा रहे थे, तो सेक्शन 28 बात करती है कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रेलिवेंट। तो इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हमने सेक्शन 24 आपको पढ़ाई थी, पहले वो रिपीट कर लेते। तो 24 सेक्शन जो मैंने पढ़ाई थी मैंने यही लिख लिया, आप एक बार पढ़ लीजिए इसको, पॉज करके आराम से वीडियोस। बाकी मैं इसको वैसे आपको एक बार ओरली फिर से समझेता। तो इसका मतलब क्या था कि कोई भी स्टेट, एक सिंपल भाषा में आपको समझाए, कोई भी ऐसी कन्फेशन जो किसी थ्रेट के द्वारा हो, इंड्यूसमेंट के द्वारा हो या प्रॉमिस के उसमें हो, तो ऐसी कोई भी कन्फेशन क्या होगी, वो
रेलिवेंट नहीं होगी। अगर कोर्ट को ओपिनियन में ये चीज आ जाती है सारी चीजों को देखने के बाद, सिंपल मैं आपको बताऊं, और कोर्ट ऐसा ओपिनियन दे देता है कि ये जो कन्फेशन ये करी गई है किसी थ्रेट के उसमें करी गई है, इंड्यूसमेंट के उसमें करी गई है, या प्रॉमिस के उसमें करी गई, और इस उस उस उससे करी गई है, उस फायदे उस इंटेंशन के साथ करी गई कि जिससे कि जो एक्यूज है, जो कन्फेस कर रहा है, या तो उसको फायदा होगा, या वो क्या करेगा अपने दुश्मनों से, किसी इनेमी या किसी शत्रुता से या अपनी दुश्मनी से अपने आप को बचाने के लिए उसने ऐसा कन्फेशन किया है। ऐसा कोर्ट की ओपिनियन में आ जाता है तो वो कन्फेशन जो होगी वो रेलिवेंट नहीं होगी। मतलब ऐसा कोर्ट की ओपिनियन में आ जाए कि ये जो कन्फेशन दी गई है, सिंपल भाषा में समझो, वो किसी थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस की वजह से दी गई है। मतलब उसने वॉलंटरली नहीं दी है, सिंपल भाषा में समझो तो वो कन्फेशन जो कर रहा है वो वॉलंटरली नहीं कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है कि या तो वो अपने आप को कुछ फायदा पहुंचाना चाह रहा है, या फिर किसी दुश्मनी से अपने आप को बचाना चाह रहा है, इसलिए वो कन्फेस कर रहा है। ये 24 हमें बताती थी। अब उसी की से जुड़ी स्टोरी जो है वो 28 बताती है हमें। एक्चुअल में मैं जब पढ़ रहा था तब भी मैं सोचा कि इसको तो साथ में प्रोवाइजो के साथ कर देते, या तो 24 के, या इसको इसी के साथ मर्ज करके पढ़ाना चाहिए था कि कौन सी बात है, कब ये माना जाएगा कि इसके ऊपर से थ्रेट का जो प्रभाव है वो फिनिश हो गया है। तो 28 इसके आगे की बात कराती, और वो आगे की बात हमें क्या बताती है 28, इफ सच अ कन्फेशन एज इज रिफर टू इन सेक्शन 24 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has been fully removed। तो ये जो वर्ड इसका है, ये fully removed जो है ना, in the opinion of court is relevant। तो 24 के अंदर हमें जो बात बताई जा रही थी कि वो ओपिनियन में, कोर्ट की ओपिनियन में ऐसा है कि वो जिस बंदे ने कन्फेशन बनाई है वो किसी थ्रेट में, मतलब कोई धमकी के उसमें, इंड्यूसमेंट कोई उत्प्रेषण, और प्रॉमिस किसी वचनबद्ध होकर कब बनाई है, वो किसी पर्टिकुलर, जो एक वर्ड यहाँ पे हुआ है अथॉरिटी वाला वर्ड, पर्सन इन अथॉरिटी, किसी पर्सन की अथॉरिटी मैंने आपको बताई थी कब होती है। जैसे कोई एक मालिक का नौकर है, वो उसके प्रेशर में काम करेगा, ऐसे ही एक फैमिली का प्रेशर हो जाता है तो वो उसकी अथॉरिटी मान ली जाएगी। तो अथॉरिटी का मतलब ये है कि उसकी वजह से वो कर रहा है, उसकी वजह से वो मजबूर है, किसी भी वजह से, जिस वजह से उसको ना चाहते हुए वो कन्फेशन करनी पड़ रही है। तो ऐसी चीज कोर्ट के ओपिनियन में लगता है कि ये इस वजह से हुई है, और इससे क्या होगा, एक्यूज क्या होगा, इसको या तो फायदा होगा एक्यूज को, या ये अपने आप को किसी शत्रुता से बचाएगा। तो ये 24 था। तो 24 में हमने पढ़ा कि भाई साहब कोई ऐसी कन्फेशन है जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की उससे करी आ रही, तो वो रेलिवेंट नहीं होगी। बट 24 कहता है कि रेलिवेंट हो जाएगी, अगर वो बेशक थ्रेट में भी हो, इंड्यूसमेंट हो, या प्रॉमिस के उसमें हो। पर कब, इन दी ओपिनियन ऑफ कोर्ट, कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो इसके ऊपर जो थ्रेट इसको किया गया था उसका इफेक्ट नहीं रहा, उसका प्रभाव ही नहीं रहा इस बात पे। सेम ऐसे कि जो उसको जो इंड्यूसमेंट थी उसे, वो उसका उत्प्रेषण जो थी उसके ऊपर, वो अब बची नहीं है। वो प्रॉमिस जो प्रॉमिस के लिए वो कन्फेशन कर रहा था 24 के अंदर, सेम अगर जो रेलिवेंट जब नहीं थी ओपिनियन में, वो सेम अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसका असर ही नहीं बचा। जैसे आपको मैं चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो किसी ने बोला कि आप तू कन्फेशन कर ले कल, अगर तू कन्फेशन नहीं करेगा तो मैं तेरे बेटे को मार दूंगा परसों तक। अब 2 दिन निकल गए, बेटे को मारा भी नहीं गया है, और उसके बाद अगर फिर वो कन्फेशन कर लेता है ना, तो कोर्ट ही मान लेगा कि ये मतलब ठीक है, इस पे तो उसका इफेक्ट ही नहीं रहा था, जो बात कर रहे थे कि बेटे के मारने की वजह से, तो उसका इफेक्ट ही नहीं बचा। तो कोर्ट की ओपिनियन में ऐसा लगता है कि जो वो इफेक्ट था वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। जो वर्ड वो यूज करा है कि promise has been fully removed if made after the impression caused by any such, है ना। तो जो इफेक्ट जो था उसका वो पूरी तरह से हट गया। तो 28 के अंदर वो भी एडमिसेबल हो जाएगा कन्फेशन, रेलिवेंट हो जाएगा वो कन्फेशन। तो सिर्फ यही है। तो हमें सेक्शन 24 हमेशा 28 के साथ ही पढ़नी चाहिए। अब दोनों का मैं अगर मर्ज करके आपको सिंपल पढ़ाऊं तो सिंपल सी, वो ऐसी कन्फेशन जो किसी थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस की वजह से बनाई गई हो और किसी पर्सन के अथॉरिटी में रहते हुए बनाई गई हो, और कोर्ट की ऐसी ओपिनियन है कि जो एक्यूज जो पर्सन है वो जो इस कन्फेशन को जो कर रहा है उसका इसके पीछे कहीं ना कहीं अपने आप को फायदा पहुंचाना है या किसी शत्रुता से बचाने के लिए ये कर रहा है। तो ऐसी कन्फेशन क्या होंगी, रेलिवेंट नहीं होंगी। पर वहीं अगर कोर्ट को ऐसा बिलीव हो जाता है कि जिस थ्रेट और इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस की वजह से
ये जो बनाई गई हैं, तो उसे अगर ऐसा बिलीव होता है, ऐसा कोर्ट की ओपिनियन में आ जाता है, कोर्ट ऐसा ओपिनियन देता है अपनी कि भाई साहब जो इसके ऊपर इफेक्ट था उसका अब इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, मतलब इसको बेशक धमकी दी गई थी कि तुम्हारे बेटे को मार देंगे, या फिर ये दी गई कि तुम्हारे साथ ये करते हैं, पर इसका प्रभाव जो है ना इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुआ था, उस चीज का इसके ऊपर प्रभाव इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। ये किसी बेशक इससे कहा था कि तुम्हें वचनबद्ध हो तुम इसके लिए, तुम्हें ये होगा, पर उसका प्रभाव इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा कोर्ट की ओपिनियन में आ जाता है तो वो फैक्ट 28 के अंदर रेलिवेंट हो जाएंगे और वो एज उतना पार्ट एडमिसिबल पढ़ा जाएगा। तो सिंपल 24 और 28 इतना ही कहती है। बाकी और अगर आपको समझना है तो आप मेरा वीडियो रिवर्स करके देख ले सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार इसको रिपीट कर दिया। सिंपल सा है, 24 ये कहता कि रेलिवेंट नहीं होगी अगर इन सिचुएशन में दी गई और कोर्ट का इसका बिलीव है कि इसके ऊपर थ्रेट है, थ्रेट की वजह से दी गई है। वहीं सेम 28 इसका उलट कह देता कि उस कोर्ट को ऐसा लगता कि इसके ऊपर जो थ्रेट का जो इफेक्ट था वो है ही नहीं, अब उस चीज का इफेक्ट बचा ही नहीं है, तो हम कैसे माने कि थ्रेट की वजह से इसने कन्फेशन करी है, तो वहां पे ये चीज रेलिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बाकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो मैंने पीछे अभी बताई उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, सेम है। सेक्शन 29 की बात कर लेते हैं। तो 29 थोड़ी सी अलग बात करती है। 29 जो है ना वो थोड़ी सी अलग बात करती है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा आपको। 29 कहती है कि कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बी बिकम इरेलीवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी ईटीसी। ये कहता है कि कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट, मतलब ये सिंपल सा ये वर्ड का मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 24 से लेके 30 तक जहां कन्फेशन डिफाइन है उनमें अगर कोई कन्फेशन रेलिवेंट है तो वो इसीलिए इरेलीवेंट नहीं हो जाएगी क्योंकि वो प्रॉमिस की वजह से और सिक्रेसी में करी गई है, वो इरेलीवेंट नहीं बन जाएगी। ये कह रहा है कि 24 से सिंपल मैंने बोला कि कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट, इसका मतलब है कि सेक्शन 24 से 30 तक अगर कोई कन्फेशन रेलिवेंट है, इरेलीवेंट छोड़ दो उसकी तो बात ही खत्म है। ये कह रहा है अगर कोई रेलिवेंट कन्फेशन है तो वो सिर्फ इसीलिए इरेलीवेंट नहीं हो जाएगी क्योंकि वो किसमें प्रॉमिस और सिक्रेसी में करी गई है। अब इस चीज को समझ लेते हैं हम। इफ सच अ कन्फेशन, ये वाली बात, इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट इट डज नॉट बिकम इरेलीवेंट मेयरली बिकॉज, ये यही कहते हैं कि वैसे तो वो क्या है, रेलिवेंट है। अब रेलिवेंट कब मानी जाएगी, जब 24 से 30 तक आप देखोगे तो कहाँ का कौन सी चीज रेलिवेंट हो रही, तो वो रेलिवेंट हो गई। अब ये वही वाली बात कर रहा है कि जो चीज वहां पे रेलिवेंट हो गई उन सेक्शंस के अंदर वो सिर्फ इसलिए इरेलीवेंट नहीं हो जाएगी, वो ये नीचे बता रहे हैं कि अगर इन चीजों के आने से भी वो इरेलीवेंट नहीं होगी, वो रेलिवेंट ही रहेगी। तो इट वॉज मेड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी, ये कह रहे हैं वो किसी सिक्रेसी ऑन अ प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी, मतलब ऐसे करके बनाई गई है। प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी का मतलब होता है कि आपसे वादा कर दिया हो, ऐसे एग्जांपल से आप समझ लो कि आपसे हम वादा कर दें कि मैं ये बात किसी को बताऊंगा नहीं, तो मुझे बता दो, कोई बात नहीं, बात हम गुप्त रखेंगे, और इस तरह से किसी से कन्फेशन कर लिया तो भाई साहब ये जो एक्यूज है वो ये नहीं कह सकता कि इन्होंने क्या करा, मेरे से वादा करके और ऐसे करके मेरे से निकलवा ली चीज, मैंने तो इन पे भरोसा कर लिया तो इनके उसमें आ गए। तो सिर्फ इसलिए ये वाली बात के बिहाफ पे ये इरेलीवेंट नहीं हो जाएगी कि अगर कहीं पे ये जिसने ये कन्फेशन करी है ये कहीं अगर रेलिवेंट हो रही है किसी सेक्शन के अंदर 24 से लेकर 30 के अंदर, तो सिर्फ इस बात से अगर ये एक्यूज कहे कि ये तो हमसे इन्होंने धोखा करके, मतलब धोखा नहीं कहेंगे यहाँ पे, धोखा तो आगे वाली बात है, ये वाली बात कि इन्होंने हमें क्या करा, प्रॉमिस करा हमसे कि हम किसी को बताएंगे नहीं ना, इसको तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेंगे, तो इन्होंने हमें क्या धोखा करके ये चीज उगलवा ली, तो सिर्फ इस वजह से तो वो इरेलीवेंट नहीं होगी। अब दूसरी बात, और इन कंसिक्वेंस ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द एक्यूज पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इट, और मतलब क्या हो सकता है दूसरी बात कि मतलब उसको धोखाधड़ी से प्राप्त करने के उद्देश्य से उसको प्राप्त कर लिया, किसी के धोखे के चुपके से उसकी रिकॉर्डिंग करवा ली, या किसी चुपके से किसी और बंदे को खड़े करके किसी और के जरिए धोखाधड़ी से वो उसकी कन्फेशन ले ली किसी तरीके से धोखा देके, तो वो भी इरेलीवेंट नहीं होगी जस्ट बिकॉज क्या उसको धोखे से प्राप्त करा है। अगर कोई एक्यूज कहे कि तो उन्होंने हमें से धोखे से प्राप्त कर लिया, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये इसको ऐसे करके यूज करेंगे, ये तो उन्होंने हमसे धोखे से प्राप्त कर लिया। तो ये वाली बात एक्यूज की ये इस कन्फेशन को इरेलीवेंट नहीं बनाती है,
क्योंकि वो अगर 24 से 30 में कहीं रेलिवेंट हो रही है और सिर्फ ये बात की धोखे से प्राप्त करी है, उसको इरेलीवेंट नहीं बनाएगा। आप समझ लो, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, यही टेक्निकलिटीज है इसकी। तीसरी बात है और व्हेन ही वाज इन ड्रिंक, जो तीसरी बात है ये, और ही वाज इन ड्रिंक, वो ये भी एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि भैया मैं तो दारू पी रखा था, अब उस टाइम आपने मेरे से क्या कन्फेशन कराया, मुझे तो होश ही नहीं था, मैं तो पूरा टुल्ल था, नशे की हालत में था। उसका सिर्फ एक्यूज का ये वो अपना नहीं ले सकता कि भाई साहब उसने नशे की हालत में दो कन्फेशन दे दी तो वो इरेलीवेंट हो जाएगी, उसे यूज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इस वजह से तो नहीं होगी। तो वो 24 से 30 में अगर कहीं भी रेलिवेंट है, और अगर कन्फेशन अगर रेलिवेंट हो रही है, और फिर एक्यूज अगर ये कहे कि सर मैं तो उस टाइम इतने दारू के नशे में था और इन्होंने उस टाइम ले ली, मुझे तो पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा था, तो ये एक्सक्यूज भी नहीं लिया जा सकता कि वो नशे में था। या सिर्फ ड्रिंक नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई टॉक्सिकेशन और उसने कोई और भी नशा कर लिया हो, वो ये कहे कि हम तो बहुत ज्यादा नशे में थे और हमें तो पता ही नहीं चला कि हम क्या बोले, तो वो भी नहीं ले सकता। अब चौथी बात, तीन बातें मैंने बता दी, एक तो प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी, एक वो धोखाधड़ी डिसेप्शन प्रैक्टिस, और तीसरी बात बता दी वो दारू में। अब चौथी बात देखो, और बिकॉज इट वाज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन व्हिच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड व्हाटएवर मे हैव बीन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस। चौथी बात ये कह रहा है कि अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और वो बताने के लिए आंसरेबल नहीं है, वो फिर भी अगर कोई चीज बता देता है और वो फिर उसके अगेंस्ट यूज की जा सकती है, तो वो ये कहे कि मैं तो मतलब ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था मेरे को तो मैं बताने के लिए आंसरेबल नहीं था, मेरा तो राइट है चुप रहने का, पर मैं तो ऐसे ही बता दिया, तो आपने बता दिया ना, तो वो आपके अगेंस्ट यूज की जा सकती है। क्योंकि 24 से 30 के अंदर अगर कोई ऐसी बात है और अगर वो बता दी गई है और जहाँ पे वो कन्फेशन बन सकती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब मेरे को तो जरूरी भी नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर देना, मेरी तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी इस क्वेश्चन का आंसर देना, पर मैंने फिर भी बता दी, तो आप इसे यूज नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकता एक्यूज। आप उसी टाइम चुप रहते, नहीं बोलते, कुछ भी बात अलग है। आपने देखा होगा बहुत सारी जो मूवीज हैं, बहुत सारी जो हॉलीवुड मूवीज हैं, उनमें कहते हैं कि आई कांट स्पीक एनी सिंगल वर्ड, यही कहते हैं आई कांट स्पीक, मैं नहीं बोलूंगा एक शब्द भी जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे मारो पीटो कुछ भी करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आपने ये चीज देखी है, तो ये वही वाली बात कर रहे हैं कि आपसे वो पूछ रहे हैं और आप अगर बता दे रहे हो ना, फिर आप ये ग्राउंड नहीं ले सकता है, क्योंकि ये तो जो क्वेश्चंस पूछे थे तो बताने के लिए जरूरी नहीं था, मैं नहीं बताता तो क्या कर लेते। तो सिर्फ आप नहीं बताओ तो बात अलग है, पर आपने बता दिया ना, और वो 24 से लेकर 30 के बीच में कहीं भी अगर रेलिवेंट हो जाती है ना वो, फिर आप ये ग्राउंड लेके नहीं कह सकते कि ये रेलिवेंट हो जाएगी, इस वजह से क्योंकि इन क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी नहीं था, इन क्वेश्चनों का जवाब बनता ही नहीं था, ये ग्राउंड नहीं ले सकते आप। तो चौथी बात तो ये हुई कि वो क्वेश्चन जिनका जवाब देना जरूरी नहीं था फिर भी आपने दे दिए जवाब, तो सिर्फ इस ग्राउंड पे वो इरेलीवेंट नहीं हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पांचवी बात, हमने 4 कंप्लीट कर ली, ठीक है, ये पहली तो ये हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 मैंने कर ली कंप्लीट। अब पांचवी बात देखो, और बिकॉज ही वॉज नॉट वांट दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन एंड दैट एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम। अब पांचवी बात देखो कितनी बढ़िया एक्यूज की लिए कि भाई साहब इरेलीवेंट ही नहीं होगी, बस सेम एक चीज तो पकड़ोगे, कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट का मतलब है कि वो 24 से लेके 30 तक अगर कहीं रेलिवेंट हो गई है तो वो 29 के अंदर इस वजह से इरेलीवेंट नहीं होगी कि इन चीजों की वजह से इरेलीवेंट कर दी जाए। 29 यही बताती है। तो पांचवी वाली 4 बात तो मैंने बता दी आपको, वादा करके लिया हो, धोखे से लिया हो, वो दारू के नशे में हो, या जिसको उसे जवाब नहीं देना था उसकी वजह से हो। पांचवी बात ही भाई साहब जो है हमारे एक्यूज सर, वो ये ग्राउंड नहीं ले सकते कि ये कहें कि भाई साहब जब इन्होंने कन्फेशन ली तो इन्होंने हमें बताया ही नहीं, हमें वार्न ही नहीं करा कि ये भाई साहब जो है हम देने के लिए बाध्य नहीं है, या ये हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। इन्होंने बताया नहीं कि भाई साहब हम अगर कन्फेशन ना दे हमें बाध्य नहीं किया जाएगा, हमें बाउंड नहीं उस चीज के लिए, इन्होंने बताई नहीं ये चीज हमें, ना ही इन्होंने ये बताया कि हमारे अगेंस्ट यूज कर लेंगे। तो ये बात एक्यूज कह के इस कन्फेशन को इरेलीवेंट नहीं हो जाती है। अगर वो ये कहे कि इन्होंने तो हमें बताया नहीं था उस टाइम पे कि हमारे अगेंस्ट यूज करेंगे, या इन्होंने बताया नहीं था कि हम इसके लिए बाउंड हैं, बाध्य हैं, इसको देने के लिए बाध्य, इन्होंने ये भी नहीं बताया था मुझे, हमने तो बता दी। तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई साहब इस वजह से कन्फेशन जो है ना इरेलीवेंट हो जाएगी, बिल्कुल इरेलीवेंट नहीं होगी, रेलिवेंट रहेगी।
तो सेक्शन 29 यही बताता है कि कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट, नॉट टू बी बिकम इनरेलिवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी। तो प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी के अंदर क्या आई? 5 चीजें। पहली जो निकल के आई कि किसी वादे के आधार पे कर लिया हो, कोई धोखाधड़ी से ले लिया हो। दूसरी बात, तीसरी बात हम दारू पिए हो। चौथी बात जिनका हमने आंसर देने के लिए मतलब जरूरी नहीं था फिर भी। और पांचवी बात ये होगी कि हमें बताया ही नहीं कि हम इसके लिए बाध्य हैं या नहीं है, कि एविडेंस मेरे अगेंस्ट यूज की जा सकती है। तो ऐसी 500 सिचुएशंस में अगर 24 से लेकर, मैं सिंपल समझा देता हूँ आपको, 29 बड़ा सिंपल सी बात कहती है कि 24 से लेके 30 के बीच किसी भी सेक्शन के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, कहाँ नहीं होगा, कब किसके सामने दोगे तो वो रेलिवेंट कन्फेशन नहीं होगी, कब कहाँ पे कितनी कन्फेशन कितनी रेलिवेंट हो जाएगी, उसका कितना पार्ट रेलिवेंट हो जाएगा, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। 25 बताई, 26, 27, 24, 28, अब 29। तो मैंने आपको बड़ा क्लियर बताया है। तो सिंपल सी बात 29 यही कहती है कि अगर 24 से लेकर 30 के बीच कहीं भी अगर कन्फेशन एडमिसिबल हो रही है, रेलिवेंट हो रही है वो कन्फेशन, तो सिर्फ इस वजह से नहीं होगी रेलिवेंट। जो 29 के अंदर लिखी है वो 5 कंडीशंस कौन सी हैं? प्रॉमिसेस ऑफ सिक्रेसी, डिसेप्शन प्रैक्टिस, और ड्रंक वाली बात कि मैं दारू के नशे में था, और कि जिन क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं था वो वाली बात। और 5वीं बात ये कि मुझे वार्न नहीं किया था कि मेरे अगेंस्ट यूज की जाएगी, नहीं मुझे ये बताया था कि इसको देने के लिए मैं बाध्य हूं या नहीं हूं। ये 5 चीजें के बावजूद भी वो इरेलीवेंट नहीं होगी, ये 29 बताती है। अब बाकी और आप इसकी टेक्निकलिटीज को समझना है तो आप मेरे वीडियो को अगेन एंड अगेन रिपीट करके देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। इसके आगे की नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 30, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 24 होगी। और बाकी जो 20 की सेक्शन है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, 25, 26, 27, वो एक प्रोवाइजो के अंदर डाल दिया है, और बाकी जो सेक्शंस थी वो प्रोवाइजो में कन्वर्ट कर दी हैं। तो जो एक्चुअल जो सेक्शंस जो थी आपकी 28, 29, ये सब सेक्शंस अब आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर इनको क्या करा, जैसे जैसे 24 और 28 की स्टोरी सेम हो रही है ना, ऐसे इन्होंने क्या करता 24 के साथ ही उसको जोड़ दिया प्रोवाइजो करके, ताकि आदमी को कंफ्यूजन हो ही ना। वो पहले पढ़े कि ये कंडीशन में ओपिनियन को अगर थ्रेट है, प्रॉमिस अगर कोर्ट को लगता है कि भाई साहब ये उसकी इफेक्ट की वजह से इसने कन्फेस करा है तो रेलिवेंट नहीं होगी, और उसको अगर लगता है ओपिनियन में कोर्ट के आ जाए ना कि है, और ये यहाँ पे जहाँ लिखा होता है इन दी ओपिनियन ऑफ कोर्ट, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाती है जज साहब को। आप सर पटक पटक के मार जाओ जज साहब के सामने, जज साहब को अगर नहीं मानना तो वो नहीं माने, क्योंकि जज साहब कहते हैं कि भैया हमें लग ही नहीं रहा कि इसका ये चीज खत्म, अब नहीं लग रहा तो क्या ही करिएगा। तो ये जो इन दी ओपिनियन ऑफ द कोर्ट लिखा होता है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा डिस्कशन पावर देता है कोर्ट को। बाकी 29 मैंने बता दिया। आप 30 जो बात करता है वो करता है कंसिडरेशन ऑफ प्रूफ कन्वेक्शन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। तो 30 जो बात करता है वो ये बात का बताता है हमें कि जो कन्फेशन होगी ना एक एक्यूज की, क्या उस सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको तो वो कहता है कि एक एक्यूज की कन्फेशन है वो क्या किसी को एक्यूज के अगेंस्ट यूज की जा सकती है। ये इतना आप इस तरह से याद रखना, इसको कन्फेशन ऑफ प्रूफ कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। जो एक एक्यूज उसकी कन्फेशन कोई प्रूव हो गई है, क्या वो किसी दूसरे के अगेंस्ट भी यूज की जा सकती है, वो ये बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो कहती है व्हेन मोर पर्सन देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली, ठीक है। पहली बात तो ये बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, दो बात इसकी निकल आई। पहली बात तो क्या है, मोर पर्सन होने चाहिए, मतलब एक से अधिक पर्सन होने चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट इस सेक्शन की ये हो गई। प्लस वो जॉइंटली ट्राइड होने चाहिए, ट्रायल उनका ज्वाइंट होना चाहिए, और सेम ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है। And a confession made by one of such person affecting himself and some other of such person is proved, the court may take into consideration, ठीक है। कोर्ट में वर्ड यूज कर रहा है, चाहे तो वो कंसीडर कर सकती है such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession। तो यहाँ जो वर्ड यूज हुआ ना कोर्ट में टेक, ये डिस्क्रिप्शन आ गई। जज को अगर लगेगा तो वो कंसीडर कर सकते हैं उस बात को जो एक अक्यूज ने कन्फेस करी। अब मैं आपको इसको अगर समझाऊं, इसके पहले एक्सप्लेनेशन और दे दो। ऑफेंस एज यूज इन द सेक्शन इंक्लूड द अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। ये कह रहे हैं ऑफेंस में जो है इन दी सेक्शन जो ऑफेंस की बात करिए ना सेम ऑफेंस की, एज यूज इन दी सेक्शन इंक्लूड द अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। तो जो सेम ऑफेंस की बात है ना उसमें कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट और अटेम्प्ट टू अबेटमेंट भी
इंक्लूड है, ये इन्होंने बात कही है। अब मैं इसको आपको एक सिंपल तरीके से अगर समझाऊं तो सपोज करो ये ए व्यक्ति है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इन चारों पे ज्वाइंट ट्रायल चलाया जाना चाहिए पहले। तो इन चारों के ऊपर क्या होगा, एक साथ इनका ट्रायल चलना चाहिए। पहली फुलफिल कंडीशन हुई ज्वाइंटली ट्रायल। दूसरी हुई सेम ऑफेंस। अब सेम ऑफेंस का मतलब है ए के ऊपर 302 है, बी के ऊपर 302 है, और सी के ऊपर भी 302 है, और डी के ऊपर भी 302। ये हुआ सेम ऑफेंस। अब दूसरी कंडीशन ये फुलफिल है, अगर इसकी जगह 302 की जगह अगर मान के चलो इसके ऊपर कोई और सेक्शन आ जाए, जैसे 326 आ जाए बी के ऊपर, तो ये ज्वाइंट ट्रायल नहीं कहला, ये सेम ऑफेंस नहीं कहलाएगा। सेम ऑफेंस का मतलब है सेम सेक्शन से, ठीक। पर इसमें इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, उस एक्सप्लेनेशन में अटेम्प्ट टू मर्डर, अब मान के चलो ये बी जो है ना, इसके ऊपर 307 भी लगी हुई है, सी के ऊपर नहीं लगी, सी के ऊपर मान लो अबेटमेंट की लगी हुई है, तब भी इनको सेम ऑफेंस में ही कंक्लूड किया जाएगा। अबेटमेंट और अगर अटेम्प्ट है तब भी इन्हें सेम ऑफेंस के अंदर ही कंक्लूड किया जाएगा। ये तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 30 की। अब आपको समझ में आना चाहिए, तो ये बात कर रहे हैं कि अब ये वाली बात हुई। अब मान के चलो ए के अगेंस्ट कोई बात प्रूव हो जा रही है, कन्फेशन कोई करता है, उसके अगेंस्ट कोई कन्फेशन है वो प्रूव हो जाता है। मान लो सपोज करो ए ये कहता है कि मुझे ये चाकू जो मैंने जिससे मर्डर करा है, मान लो किसी ई का पर्टिकुलर इन चारों ने मर्डर करा है, ई बंद किएगा, ए बी सी डी ने करा, उनके ऊपर चारों के ऊपर सेम ट्रायल के अंदर ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है, और सेम ऑफेंस के अंदर इनके ऊपर एलिगेशन, इन चारों ने मिलकर ई को मारा है, ठीक। अब ए अपनी कन्फेशन में कहता कि जो चाकू प्रोवाइड करा था मुझे बी ने करा था, और वो चाकू वहां पे है, ठीक। तो जो ए का ये कहना कि बी ने चाकू प्रोवाइड करा था, इतनी बात बी के अगेंस्ट यूज की जा सकती है, ये सेक्शन 30 बताती है बस। और इसके अलावा नहीं, सिर्फ वो ये बताती कि इतनी बात बी के अगेंस्ट पढ़ी जा सकती है, सिर्फ इस अब इस बात से उसको कन्विक्शन नहीं हो जाएगी उसको। आप इससे मत समझना कि वो कन्विक्शन की बात कर रहे हैं। इतनी बात जो उसने बोली है ना ये, कि वो बी के अगेंस्ट भी पढ़ी जा सकती है, तो उतनी बात के लिए उसको ऑफेंस दिया जा सकता है। कोर्ट में कंसीडर, कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन, अगर कोर्ट चाहे तो इसको कंसीडर कर सकती है। प्रोसिक्यूशन इस चीज को पढ़ सकता है कि ए ने बी के अगेंस्ट इतनी बात बोली थी। पर ये सिचुएशंस कब होगी, कब इसको यूज किया जा सकता है, सेम ट्रायल, मतलब ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए और उनका सेम ऑफेंस होना चाहिए। और सेम ऑफेंस के अंदर हमने आपको बता दिया अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट, जो अटेम्प्ट टू मर्डर है वो भी इंक्लूड है। ये वाली बात है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती ना, फिर को एक्यूज के अगेंस्ट कभी भी कोर्ट भी चाहे तब भी नहीं पढ़ सकता, कोर्ट भी चाहे तब भी कंसीडर नहीं कर सकता। पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही तो कोर्ट को डिस्कशंस आ गई, यहाँ पे कोर्ट चाहे तो पढ़ सकता है। समझ रहे हैं आप। पर जनरली प्रिजम्पशन जो हमारे यहाँ है वो इनोसेंस की है, इसलिए इस कोर्ट ना इस चीज को बहुत लाइट लेता है, इसको ध्यान ही नहीं देता इस चीज पे ज्यादा, बेशक सेम हो। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कभी कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया है, कई जजमेंट में पनिशमेंट दी इसी वजह से, जितने ऑफेंस उसके अगेंस्ट प्रूव हो गए। मान लो उसने बॉडी छुपाई है और ये ए ने बता दिया, सपोज करो ए ने फिर अपनी कन्फेशन में ये भी कहा कि इसके बाद बॉडी जो है उसको पीसेस करके डी लेके गया था और उसने वहां छुपाया था, ठीक है। अब सेम ऑफेंस है तो डी के अगेंस्ट यूज की जा सकती है इसकी। मैंने आपको बताई कोर्ट में कंसीडर तो कई कोर्ट कर सकता है कंसीडर, तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिनमें कोर्ट ने किया है कंसीडर, और बी को वो पर्टिकुलर बॉडी के पीसेस करने के लिए पनिश किया हुआ है। उतनी के लिए जो बात उतनी जो उसने बोली है ना, जितनी उसके अगेंस्ट यूज की जा सकती है ना, उसके लिए पनिश कर सकती है उसको। 302 उसके अगेंस्ट प्रूव हो या ना हो वो बात की अलग है, पर जो बॉडी का छुपाना या उसके पीसेस करना, इसने के लिए उसको पनिश किया जा सकता है। ये सेक्शन 30 बात करती है। इसकी इलस्ट्रेशन से समझा देता हूं मैं आपको। जैसे ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी, ए और बी है उनको ज्वाइंटली ट्राइड कराएगा, किसके लिए, मर्डर ऑफ सी के लिए, ठीक है। तो एलिगेशंस क्या है, ए और बी के ऊपर मर्डर का एलिगेशन है, तो सेम एलिगेशन हो गया। ज्वाइंटली ट्राइड की होगी तो सेम ऑफेंस हो गया। तो सेक्शन कौन सी आ गई लाए में, 30 आ गई आपकी पिक्चर में सेक्शन। इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड, अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि ये कहता है, और इट इज प्रूव है कि ये कहता है कि बी एंड आई मर्डर सी, ये कहता है कि बी और मैंने मिलके सी को मारा था, ठीक है। अगर वो कन्फेशन में ऐसी बात करता है अपनी, और ऐसा एक ए का है वो फैक्ट प्रूव हो गया, इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर सी, अगर ये चीज प्रूव हो गई है
तो द कोर्ट में कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। तो कोर्ट में कंसीडर वाली बात, तो कोर्ट कंसीडर कर सकता है किसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट, कि बी ने भी मर्डर किया है सी का। समझो ये इलस्ट्रेशन से, और इसका इलस्ट्रेशन, दोनों ही इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते हैं। आप बिल्कुल इनको पढ़ना, और ये क्वेश्चंस इससे बहुत प्री में आता है ये 30 से, मतलब कन्फेशन से क्वेश्चंस आते ही आते पूरे से, पर 30 थोड़ी टेक्निकल है तो इससे क्वेश्चंस आते हैं और एक अच्छा भारी सा क्वेश्चन बनता है क्योंकि बहुत टेक्निकल है ये। सेम ऑफेंस, फिर ज्वाइंटली ट्रायल होना चाहिए उनको। अब इसमें बताया ना, ए वी आर ज्वाइंटली ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, ए और बी को ज्वाइंटली ट्रायल करा गया मर्डर ऑफ सी के लिए, है ना। और अगर इट इज प्रूव दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर सी, अगर वो एक ये बात कन्फ्यूजन ही प्रूव हो गई है कि भाई साहब मैंने और बी ने मिलकर मर्डर करा है सी का, तो कोर्ट कंसीडर कर सकता है इसको किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट तो हो रही है, बी जो है उसके अगेंस्ट भी, किसके मर्डर के लिए, सी के मर्डर के लिए। अब सेम देखो दूसरा इलस्ट्रेशन बता देता हूं जहां पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है। ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, ठीक, ए के ऊपर ट्रायल चल रहा है किसका, मर्डर ऑफ किसका, सी के लिए। देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी। अब ऐसा एविडेंस दिखा कि जिसमें ये है कि भाई साहब मर्डर जो करा था सी का ए और बी के द्वारा, एंड द बी सेड ए एंड आई मर्डर सी, है ना। बी कहता है कि ए और मैंने मिलकर मर्डर करा था सी का, ठीक। तो दिस स्टेटमेंट में नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द कोर्ट अगेंस्ट ए एज बी इज नॉट बीइंग जॉइंटली ट्राइड, क्योंकि एलिगेशन तो सिर्फ ए के ऊपर है। ट्राई जो करा गया वो ए को करा जा रहा था सी के लिए, पर कभी एविडेंस निकल आया भाई साहब कि जो मर्डर करा था ए और बी ने करा था। अब डजंट मैटर कि ए की कोई भी कन्फेशन हो, बी के अगेंस्ट यूज नहीं की जा सकती कभी भी, जस्ट बिकॉज कि इनका ज्वाइंट ट्रायल नहीं हुआ। तो इस तरह समझ लो कि इसमें हमेशा एक एक्यूज की कन्फेशन को एक्यूज के अगेंस्ट तभी यूज किया जा सका, तभी पढ़ा जा सकेगा जबकि ज्वाइंटली उनका एक तो ट्रायल होना चाहिए और सेम ऑफेंस होना चाहिए। और सेम ऑफेंस के अंदर एक कंडीशन आपको याद रखनी कि सेम ऑफेंस के अंदर उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू अबेटमेंट को भी इंक्लूड किया हुआ है। अगर अटेम्प्ट टू किसी के ऊपर मान लो मर्डर और किसी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगी हुई है, तो तब भी ए और बी को जो है सेम ऑफेंस मान लेंगे ये लोग, तब भी पढ़ा जा सकता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं ए और बी के ऊपर एलिगेशन है सी के लिए और इनका ज्वाइंट ट्रायल चला गया, और एलिगेशंस ए के ऊपर तो मर्डर के 302 के हैं पर बी के ऊपर 307 के हैं, तो ये कह के कि इनकी ऑफेंस अलग है ये नहीं कह सकते क्योंकि उसने बता दिया अटेम्प्ट टू मर्डर इज आल्सो सेम ऑफेंस इन दिस सेक्शन। तो उसको भी क्या सेम ऑफेंस ऐसा ट्राई कराया जाएगा, और इसमें ए की जो कन्फेशन है वो बी के अगेंस्ट यूज की जा सकती है जितना वो हो रहा है, पर इस बेस पे ही सिर्फ कन्विक्शन दी जाएगी ये नहीं हम कहते हैं बिल्कुल। और इसमें डिस्कशंस भी है कोर्ट की, कोर्ट में कंसीडर वर्ड यूज हुआ है, तो कोर्ट चाहे तो कंसीडर कर सकता है चाहे तो ना करे। अब मे वर्ड है, फोर्स तो कर नहीं सकता कोई जज साहब को। अगर सेल लिखा होता तो शायद जज साहब को भी फोर्स होना पड़ता और जज साहब को भी माननी पड़ती बात ये, पर चूंकि मे है तो फोर्स किया नहीं जा सकता। तो ये तो इलिस्ट्रेशंस थे। बाकी अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर मैं बता देता हूँ, ये सेक्शन 24 हो जाएगी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर एक एक्सप्लेनेशन सेकंड जोड़ दिया है कि ए ट्राइड फॉर मोर पर्सन देन वन हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड हु हैज absconded or who fails to comply with a proclamation issued under section 84 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 shall be deemed to be a joint trial for the purpose of this sections। तो भाई सिचुएशन कभी ऐसी आई होगी, सपोज करो जो मैंने आपको बताया ए बी सी डी 4 के ऊपर सेम ऑफेंस के लिए ज्वाइंटली ट्रायल चलाया गया सेम ऑफेंस के लिए, ठीक। अब हुआ क्या, इन बिटवीन सी जो था वो आया ही नहीं कोर्ट कभी, उसकी प्रोक्लेमेशन कर दी, एनबीडब्ल्यू करे, फिर उसको पीओ कर दिया, प्रोक्लेमेशन भी निकाल दी, उसके बाद भी वो नहीं मिल रहा। तो सिर्फ ये ग्राउंड की जो डी है वो तो कभी आया नहीं, तो इसलिए इसको ज्वाइंट ट्रायल नहीं माना जाएगा, ये कह के आप नहीं बच सकते। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो आप समझ लो इसको, ये था नहीं एक्सप्लेनेशन, तब तक तो ये चल सकता था कि भाई साहब पीओ है तो ये सिचुएशन में नहीं माना जाएगा, पर ये चीज डाली है इन्होंने, इसका मतलब ये है कि इसकी जरूरत थी, सिचुएशंस आई होगी ऐसी सामने, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने ऐसी सिचुएशंस आई होगी कि भाई साहब एक तो आदमी पीओ है वो तो आ ही नहीं, अब इसमें भाई साहब कैसे
एक एक्यूज की कन्फेशन पढ़ ली जाए या सामने वाले के अगेंस्ट, तो भाई साहब अगर वो पीओ है, डिक्लेयर्ड है, तो इसमें भी ये मान लिया जाएगा कि वो भाई साहब वो ना ज्वाइंटली ट्रायल करे जाएंगे। आप ये माना जाएगा, बेशक ये आंदा नहीं आ रहा तब ये माना जाएगा वो ज्वाइंटली ट्रायल किया जा रहा है। इतनी बात हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर लिख दी गई है, अब जो मैंने रेड से यहाँ पे कर दी है। सिर्फ डजंट मैटर वो कोर्ट आ नहीं रहा, वो पीओ भी हो गया, तब भी अगर उसके ऊपर सेम ऑफेंस है ना तो वो ज्वाइंटली ट्रायल माना जाएगा। और इस सिचुएशंस के अंदर जो कन्फेशन होगी एक एक्यूज की, वो कोई एक्यूज के अगेंस्ट यूज की जा सकती है। ठीक, अब बाकी एक केस पढ़ लेते हैं, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस मुकेश 2006। तो ये केस हमें ये बताता है कि स्टेटमेंट ऑफ एन एक्यूज वुड बी एडमिसिबल अगेंस्ट अ को-एक्यूज ओनली इन टर्म ऑफ सेक्शन 20। कब करी जाएगी? सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एक्ट। ओनली इन ओनली कब? सच अ स्टेटमेंट ऑफ को-एक्यूज इज रिक्वायर्ड टू बी कोरोबोरेटेड बाय एडक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एविडेंस। कोरोबोरेट कर रही हो वो उसको इंडिपेंडेंट एविडेंस के लिए, तो तब ये को-एक्यूज के अगेंस्ट यूज की जाएगी। ये मध्य प्रदेश वर्सेस मुकेश 2006 के स्टेटमेंट में बता दिया, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। तो ये पॉइंटर है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, पर मेंस में आपको लिखना हो तो ये चीज डाल के आप इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हो कि केवल सिंगल चीज यूज नहीं की जाएगी, कोरोबोरेटेड अगर वो हो जाएगा तो यूज की जाएगी। और बाकी तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट में कंसीडर की बात तो सब करते ही नहीं इसको कंसीडर, बहुत रेयर करते हैं क्योंकि प्रिजम्पशन हमारे यहाँ इनोसेंस की है, तो इसको कंसीडर करते ही नहीं है। तो ये सेक्शन 30 कन्फेशन की लास्ट सेक्शन थी। कन्फेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। 24, 28 मिला के पढ़ना है। 24 मैंने आपको बता दिया जिसमें थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट कि अफेक्शन के अंदर अगर मान के चलो किसी अथॉरिटी के रहते कोई कन्फेशन करी गई तो वो एडमिसिबल नहीं होगी। अगर ऐसा कोर्ट को लगता है कि जो एक्यूज कन्फेशन कर रहा है वो इससे कोई या तो फायदा लेगा, उससे या लाभ होगा, या वो किसी शत्रुता से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। 28 ये कहता था कि अगर जज को ऐसा लगता है कि जो थ्रेट और जो इंड्यूस और जिस प्रॉमिस की इफेक्ट की वजह से कन्फेशन की गई थी उसका इफेक्ट पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, तो ऐसी कन्फेशन रेलिवेंट हो जाती है। 24 कहता है रेलिवेंट नहीं होगी, यहाँ कह रहे 28 रेलिवेंट। 25 ये कहता है कि भाई साहब पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करी गई है, वो रेलिवेंट नहीं होगी। 26 ये कहती है पुलिस ऑफिसर के सामने उसके न सिर्फ पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे वर्ड पुलिस ऑफिसर यूज नहीं हुआ है। 27 में कस्टडी वर्ड यूज हुआ है, और कस्टडी में किसी के सामने भी हो तो वो रेलिवेंट नहीं होगी जब तक कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ना हो। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में मैंने क्या बताया था आपको, दो चीजें छोड़ के बाकी सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। और वो अगर इसमें बात कही है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के भी सामने अगर कोई होती है कन्फेशन तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगी, और इसमें कोरोनर भी आपका एज अ मजिस्ट्रेट काउंट होगा। ये मैंने आपको समझा। 27 हो गया। 28 मैंने अभी बताई दी। 29 जो बात कर रही थी वो ये कह रही थी कि लेके 24 से 30 तक अगर कोई बात रेलिवेंट है, कोई कन्फेशन रेलिवेंट, तो वो सिर्फ इसलिए रेलिवेंट नहीं हो जाएगी क्योंकि वो प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी के बिहाफ पे ली गई। जैसे मैंने बताया वो दारू पिया हुआ था, दारू के नशे में दे दी, या उससे धोखाधड़ी से निकाल लिया, उसको प्रॉमिस करके किसी को हम बताएंगे नहीं ऐसे करके निकाल ली उससे कन्फेशन। बहुत तरीके होते हैं निकालने के, तो सिर्फ इस बिहाफ पे वो ये नहीं कह सकता कि इरेलीवेंट है, इस तरह पे वो रेलिवेंट नहीं बन जाती है। ये बात करती है 29। दूसरी को उसको वो बताया ही नहीं है कि भाई साहब ये तुम्हारे अगेंस्ट यूज की जा सकती है, तो उसको बताने के लिए बाध्य नहीं हो। तो जो लास्ट बात आखिरी थी 5वीं, वो टोटल ये थी। पहली तो ये हो गई आपकी प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी, दूसरी हो गई धोखाधड़ी करके निकाल लो, तीसरी मैंने आपको बताई थी जो ड्रंक में हो, वो दारू पिया रखा हो, मतलब टॉक्सिकेशन, कोई नशा कर रखा हो उसको। तीसरी बात, इसके बाद चौथी बात बताई थी मैंने कि भाई साहब उसको बताने की, वो आंसर देने की जरूरत नहीं थी उन क्वेश्चंस के, तभी वो ने दे दिया। वो ये नहीं कहता कि अगर नहीं देता मैं आंसर देना जरूर नहीं था, तो इसके बिहाफ पे उसको ये नहीं कह सकते कि आप इसकी रेलिवेंट ही नहीं है ना, ये रेलिवेंट हो जाएगी। 5वीं बात यही बता दी कि जिन आंसर को देना उसकी बाध्यता नहीं, उसे ये नहीं बताया कि भाई साहब कन्फ्यूजन करना आप इसके लिए बाउंड नहीं हो, ये आपकी वॉलंटरली होनी चाहिए। वॉलंटरली आप चाहो तो दो कन्फेशन करो, नहीं तो मत करो। तो ये वाली सारी बातें जो मैंने बताई थी वो 29 बताती है। और 30 फाइनली हमें ये बता देती है कि सेम अगर ट्रायल है, ज्वाइंटली किसी ऑफेंस को ट्रायल करा जाता है सेम ऑफेंस में, तो एक्यूज की जो कन्फेशन है वो को एक्यूज के अगेंस्ट यूज की जा सकती है अगर वो प्रूव होगी। और कोर्ट कंसीडर करता है इस बात को। ये तो पूरा कहानी थी जो आपकी स्टोरी, वो कन्फेशन की आज ही फिनिश होती है। कल हम एक नए लेक्चर को लेके आपके सामने आएंगे
कन्फेशन यही खत्म हो जाता है। कन्फेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे प्री के वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक एक सेक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो हम देख लेते हैं। ए रिट्रैक्टेड कन्फेक्शन। अब रिट्रैक्टेड कन्फेक्शन मैंने आपको बताई थी बहुत अच्छे से, आप पढ़ो रिट्रैक्टिव कन्फेक्शन क्या होती है। कैन बी मेड शोली दी बेसिस ऑफ कन्विक्शन, क्या हो सकती है बेसिस ऑफ द कन्विक्शन इससे बताओ, बोलो। कैनॉट बी मेड शोली दी बेसिस ऑफ कन्विक्शन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, सोचो। कैन बी मेड solely the basis of conviction unless the same is corroborated. Both 1 and 3 are incorrect. कौन सा होगा ऑप्शन इसका? इसका ऑप्शन होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द होल स्टेटमेंट इज एडमिसिबल। 27 में ऐसा कहा कि पूरी जो उसने स्टेटमेंट कन्फेशन करी है पूरी एडमिसिबल हो जाएगी। ओनली दी पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट विच लीड्स टू दी डिस्कवरी टू दी एडमिशन, कि केवल वो उतना पोर्शन, वो स्टेटमेंट का उतना पोर्शन एडमिसिबल होगा जिससे क्या हो रही हो, डिस्कवरी हो रही, कोई चीज जो फैक्ट है वो निकल के आ जा रहा हो। या बोथ 1 and 2, सॉरी 20 हो गया, 1 and 2 आर एडमिसिबल होंगी, दोनों बातें होंगी। या नन ऑफ द अबव आर एडमिसिबल, इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको समझाया था 27, अभी समझाया है जस्ट, पूरी रिपीट करिए स्टोरी 27 में क्या होता है। यस, जो फैक्ट डिस्कवर्ड हो गया है ना उतना पोर्शन यूज कर, तो पूरा तो हो ही नहीं सकता, जितना निकला है उतना। जैसे कि बॉडी मिल गई तो बॉडी वाला फैक्ट हो गया, चाकू मिल गया चाकू वाला हो गया, वेपन रिकवर हो गया वेपन वाला हो गया। तो ये तो था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, क्या है रिक्वायरमेंट इसकी एसेंशियल 27 के एप्लीकेशन के लिए? तो क्या है? पर्सन गिविंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी एन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस। जो इंफॉर्मेशन जो दी गई होगी ना वो एक्यूज के द्वारा ही दी गई होगी। द पर्सन मस्ट बी इन पुलिस कस्टडी, वो व्यक्ति जो है वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। द पर्सन मे और मे नॉट बी इन पुलिस कस्टडी, वो पर्सन पुलिस कस्टडी में नहीं भी हो सकता है। 27 की बात हो रही है। 4 कह रहा है 1 and 2, तो बताओ क्या सही है? पहली बात सही है, दूसरी बात सही है, तीसरी सही है। ये कह रहा है ये पहली और दूसरी बात सही है। मैंने अभी बताया था 27 में अक्यूज के द्वारा होनी चाहिए, कस्टडी में होनी चाहिए, यही तो बताया था मैंने आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। अब कन्फेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज इज एडमिसिबल अगेंस्ट कोई एक्यूज्ड, बताओ ये कौन सी सेक्शन से है? सेक्शन नंबर 30। तो मैंने लास्ट में पढ़ी बिल्कुल, और इससे तो क्वेश्चन किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कहते हैं ताजी ताजी पढ़ी है, अभी फ्रेश पढ़ी है ना। इफ दे आर ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, ये बात सही है या फिर ये बात सही है? मतलब ये कह रहा है कि उनको जॉइंटली ट्राइड करा जा रहा हो सेम ऑफेंस के लिए, तब ऐड होगा इसका कोई यूज। या इफ दे आर ट्राइड जॉइंटली फॉर डिफरेंट ऑफेंस, ट्राई तो जॉइंटली करे जा रहे हैं पर डिफरेंट ऑफेंस के लिए करे जा रहे हैं, अलग अलग ऑफेंस के लिए। इफ दे आर ट्राइड फॉर डिफरेंट ऑफेंस एंड नॉट जॉइंटली, डिफरेंट ऑफेंस और जॉइंटली भी नहीं किए जा रहे हो, ये बात सही है। इफ दे आर ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस बट नॉट जॉइंटली, सेम ऑफेंस के लिए तो ट्राई करा जा रहा है पर जॉइंटली नहीं करा जा रहा, तो कौन सी बात स्टेटमेंट सही है? सेक्शन 30 के लिए क्या रिक्वायरमेंट बताई थी मैंने कि एक्यूज की जो कन्फेशन है वो कोई एक्यूज को एंगेज कब यूज की जा सकती है? बताओ। मैंने 2 बताई थी कि इसके लिए ये रिक्वायरमेंट चाहिए, वो आपको याद होनी चाहिए। इफ दे आर ट्राइड जॉइंटली, पहली बात तो बताई थी मैंने, वो जॉइंटली ट्रायल होनी चाहिए और सेम ऑफेंस के लिए होनी चाहिए, और सेम ऑफेंस के अंदर भी क्या होना चाहिए? अवेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट अटेम्प्ट टू मर्डर, जो बात मैंने बताई थी वो भी इसमें इंक्लूड थी सेम ऑफेंस के अंदर। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए इज, क्या होगा? ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। तो ये तो थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्री के लिए आपके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेंस आंसर राइटिंग है, वो मुझे ऐसा महसूस है कि आपको एक दिन पढ़ने का टाइम देना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कल मैं कौन सा क्वेश्चन इसमें मेंस में कराऊंगा, ताकि आप उसके रिगार्डिंग कुछ पढ़ के आए। तो कल मैं इस क्वेश्चन का आपको जो रिटन आंसर राइटिंग है वो कल करवाऊंगा इसकी, इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है और इसमें क्या क्या लिखना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया थी क्लास पूरी तरह से प्री और मेंस ओरिएंटेड है और फ्री ऑफ कॉस्ट है,
कोई चार्जेस नहीं है। जिन बच्चों के लिए मैंने बनाया है, जो नीडी है, जिनने मुझे बोला था, उनके लिए मैं क्लास चला रहा हूँ, ये उन्हीं के लिए ही चल रही है। तो इस क्वेश्चंस को आप पढ़िए और अपने हिसाब से लिखिए इसको। फिर कल जब मैं कराऊंगा तो आप अपने आप से इसको मैच करिए कि आपकी कहाँ गलतियां आ रही हैं और इस क्वेश्चंस को लिखना कैसे है। तो इस क्वेश्चंस को मैं कल कराऊंगा आपको। कल की क्लास जो होगी नेक्स्ट, उसके अंदर ये डिस्कशन करेंगे। हम ऐसे ही करेंगे कि आपको पहले क्वेश्चंस दे देंगे कि ये क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे कल, तो आप ताकि क्वेश्चंस पढ़ लेंगे मेंस का, ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है, तो ये मेंस का क्वेश्चन हम कल करेंगे। आपको इसके ऊपर तैयारी करके आनी पूरी तरह से। कल मैं इसका आपको आंसर दूंगा यहाँ पे, कैसे कैसे इसको लिखना है, किस चीज में कितना लिखना है और क्या क्या लिखना है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके चलनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। हाँ, सिर्फ इसीलिए नहीं कि बस लाइक करके छोड़ दो। अगर आपको समझ में आता है कि वीडियो अच्छा है, आपको कुछ हेल्पफुल हो रहा है, तभी लाइक कीजिए, जब आपके लिए हेल्पफुल हो, अदरवाइज नहीं। थैंक यू सो मच। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। तो मैं बता दूं आपको कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां आपको इसकी फ्री में पीडीएफ जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जो मैं पढ़ाता हूँ इसकी पूरी पीपीटी आपको वहां एज अ पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, जिससे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो कहीं भी, ताकि एक आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाए। और ये सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क, इसका कोई शुल्क नहीं है। मेरी मेहनत सफल हो जाएगी अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं। बस मेरे लिए यही है कि अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बस मेरी मेहनत यही है, वही मेरी सफलता है। बाकी आप तैयारी करिए। नो डाउट मैं बहुत जगह से रिसर्च कर करके आपके लिए सारी चीजें ला रहा हूँ, बहुत सारी मेहनत करके ढूंढ के लाता हूँ, एक एक चीज समझता हूँ और सारी चीजें आपके लिए ला रहा हूँ। ऑथेंटिक साइट से ढूंढ के ला रहा हूँ सारी चीजें, ताकि आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाए और आप इजीली उस चीज को पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ मिलेंगे कल एक दूसरे लेक्चर के साथ और एक नए अध्याय के साथ, क्योंकि कन्फेशन आज हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आगे जो हमारा होगा वो बैंक डिक्लेरेशन की सेक्शंस होंगी, इसके अलावा और सेक्शंस होंगी, तो वो भी टॉपिक्स मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको अभी तक एडमिशंस पढ़ाया, कन्फेशन समझाया, मेरे हिसाब से आपको एडमिशन कन्फेशन में अब दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, आप मेरा वीडियो रिपीट करके बार बार देखिए। मैं इसीलिए इतना स्लो और बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, विद एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ आपको, इजी से इजी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए।